नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों के साथ एक बार फिर जुड़ने का मौका मिला है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, बंगाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अभी नतीजे तो 4 मई को आने हैं। एग्जिट पोल आने के बाद से जिस तरह से ममता बौखलाई हुई है, और कल देर रात गुरुवार को आधी रात को वो स्ट्रांग रूम के बाहर 4 घंटे पर धरने पर बैठी रही। सर, वो भी तो एक कैंडिडेट है। वो अफवाहें फैला रही हैं कि स्ट्रांग रूम के अंदर लोग घुस गए हैं। क्या उनके खिलाफ किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकता चुनाव आयोग? देखिए, अभी सबसे पहली बात तो जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, हमें इस बात को मैं बार-बार कहता रहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपनी एक पावर दिखानी चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होती है कि भाई अगर आपने हाई कोर्ट के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ या किसी भी अदालत के खिलाफ कुछ बोला तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का मुकदमा चलेगा। तो इलेक्शन कमीशन को भी एक ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए, रूल बनाना चाहिए जिसमें कि ऐसे कोई बयान, ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई लेख अगर आप प्रकाशित करते हैं या कार्य करते हैं जिससे कि इलेक्टोरल की जो भावना है इलेक्शन में शामिल होने की, उसको आहत करता है या कहीं ऐसा चीज करता है जिससे कि लोगों को विश्वास हो कि जो नतीजे आ रहे हैं वो सम्यक नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर हो कि उस व्यक्ति को 2 ही महीने के लिए, 15 दिन के लिए ही जेल भेजने की और मुकदमा चलाने की। इस पावर को जब तक इलेक्शन कमीशन एक्सरसाइज नहीं करेगा या गेन नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं कि पावर तो बना सकता है लेकिन अभी इस तरह का कोई रूल उन्होंने बनाया नहीं है। तो अगर इस तरह का रूल नहीं बनाया जाता है तो ऐसा राज्य जहां पर निश्चित ही एक देश से बहुत भारी संख्या में घुसपैठिए आए हुए हैं और उन्होंने सारी चीजें हासिल कर ली है, ABCD जितने भी डॉक्यूमेंट वहां के नागरिकों के होते हैं सभी जो है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह की पावर नहीं एक्सरसाइज करेगा तो डेफिनेटली दे विल बी सक्सीड टू क्रिएट एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल बनाने में सक्षम होंगे या ऐसी नैरेटिव गढ़ने में सक्षम होंगे कि अगर जीत गए तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष था, अगर हार गए तो इलेक्शन कमीशन ने हरा दिया, इलेक्शन कमीशन के सारे कर्मचारी या इलेक्शन कमीशन के सारे लोग एज एजेंट ऑफ द नेशनलिस्ट पार्टी या राइट विंग पार्टीज के इशारे पे उन्होंने काम किया। तो आज इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आगे आना पड़ेगा। और यह चीज ऐसे स्टेट के लिए तो खास करके जहां पर कि हम पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, आरजी कर का मामला हो और मुर्शिदाबाद का मामला हो, फिर एक जगह जहां पे किसी ने मस्जिद बनाने की बात की, या फिर बहुत सारी वारदात हुई हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरे नहीं गिनाई जा सकती समय की उसके नाते जो है। लेकिन बात क्या है कि इलेक्शन कमीशन को इस पावर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह का ड्रामा जो है, आप देखिए दिल्ली वाला एक है और एक बंगाल वाली है, दोनों एक ही तरह के ड्रामे करते हैं और दोनों एक दूसरे की नकल भी करते हैं। तो यह चीज कहीं ना कहीं वह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि अपने इलेक्टोरल को हम सेटिस्फाई कर लें कि अगर हमारी हार होती है। और अभी कहीं से सूचना मुझे मिली है कि एक नेता है योगेंद्र यादव, शायद उसने कोई ट्वीट भी किया है जिसमें कि उसने इस तरह की लिखने की कोशिश की है कि भाई जो अभी नतीजे आने वाले हैं, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं नजर आता है जिसमें कि टीएमसी हार रही है या मेजॉरिटी उसकी कम हो रही है, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ऐसी सिचुएशन में यही माना जाएगा कि इलेक्टोरल प्रोसेस का जो है मिसयूज हुआ है। तो भाई इस तरह का बयान अपने आप में कंटेम्पचुअस है। यह बयान योगेंद्र यादव दे रहे हैं और फ्री घूम रहे हैं। आप इस तरह के बयान दे करके लोकतंत्र के लिए करना क्या चाहते हो? ऐसे में मुझे लगता है कि आपका चैनल के माध्यम से अगर यह बात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन को भाई सोचना पड़ेगा कि भाई इस तरह के बोल करके लोग लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। आखिर डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी चीज है, भाई देखिए डेमोक्रेसी आपके बांग्लादेश में भी है, डेमोक्रेसी आपके पाकिस्तान में भी है, लेकिन डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर होती है इलेक्टोरल कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का फ्री एंड फेयर होना। अगर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं होता तो जिस तरह से कहते हैं कि पीसफुल रिवोल्यूशन, इसको मैं शांतिपूर्ण क्रांति कहता हूं, जब एक सत्ता बदल करके दूसरी सत्ता आ जाती है। आप 10 साल सत्ता में रहे, मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा है, लेकिन एक झटके में पूरा बदल गया। पश्चिम बंगाल में आप देखिए ज्योतिदा का 23 साल 25 साल का कार्यकाल रहा, पूरी तरह से पलट गया। तो यह इलेक्शन कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का एक माहौल देता है,
और मैं आपसे बताऊं, एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर से मैं जाके उनसे इलेक्शन कमीशन में मिला था। मैंने उनसे कहा कि भाई आप आज 4G 5G सब कुछ आ गया है, आप डिजिटल वोटिंग का क्यों नहीं कॉन्सेप्ट करा रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वे में लोग कर लें। उन्होंने कहा सर देखिए, जब पोलिंग बूथ पर बंदूक लिए हुए सशस्त्र बल खड़े होते हैं तो वहां पर मतदाता का विश्वास होता है कि भाई हम यहाँ पे जो वोट डाल रहे हैं वो हमारे अलावा और ऊपर वाले के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। वह कितने भी बड़े गुंडा बाहर खड़ा हो, लेकिन अंदर आने पर जब AK-47 और हथियार लिया हुआ सैनिक खड़ा होता है तो उसका विश्वास होता है। और इसीलिए हम इस प्रक्रिया को बदल नहीं सकते, क्योंकि इसको अगर हम बदलेंगे तो फिर लोकतंत्र हमारा कहीं ना कहीं कमजोर होगा। तो बात है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज को कैसे टोलरेट कर सकता है। इमीडिएटली दे रजिस्टर FIR अगेंस्ट मिस्टर योगेंद्र यादव। दिस इज हाईली कंटेम्प्चुअस। जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि देखो ना, पहले तो एग्जिट पोल आए, उसके बाद ये ट्वीट किया गया और इसमें आगे क्या लिखा गया, मतलब द ओनली वे द बीजेपी कैन विन इज बाय रिगिंग, दैट इज इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस ऑफ वन फॉर्म और द अदर, फ्रॉम वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन टू काउंटिंग फ्रॉड। काउंटिंग फ्रॉड की बात भी कर रहे हैं योगेंद्र यादव, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये धांधलियां हो सकती है। आप सोचिए अगर बीजेपी जीतती है और उसी के फ्रॉड के चक्कर में तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई स्ट्रांग रूम के बाहर। तो ये कहीं ना कहीं से तो ये पंप हो रहा है ना कि हाँ, अगर बीजेपी जीती तब तो धांधली पे धांधली हुई है। और इसीलिए चुनाव आयोग को बीच में आकर आधी रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी बंगाल के चुनाव आयोग को। लेकिन सर वहां से बातें रुकती नहीं है ना, ऐसे लोग जो ये अफवाहें फैला रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। देखिए बात क्या है कि योगेंद्र यादव XYZ जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, सारे लोग क्यों चाहते हैं कि आखिर पोस्टल बैलेट से चुनाव हो या बैलेट से पेपर से चुनाव हो। भाई धांधली तो उसमें होती है ना। इतनी बड़ी EVM की मशीन आप लेके कहाँ जाओगे, और क्या पोलिंग सेंटर में बाहर से इतनी बड़ी EVM लाई जा सकती है जिसमें वोट दर्ज रहता है। मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं। लेकिन जहां बैलेट बॉक्स के अंदर पानी डाल दिया जाता था, जहां एक ही साथ बैठ करके 25-25 लोग ठप्पे लगा करके बक्सों में भर देते थे वोटिंग जो है, या पेटियां गायब हो जाती थी या फाड़ दिए जाते थे। तो ये सब चीजें पहले होती थी, लेकिन जब से वोटिंग शुरू हुआ या ये कहें EVM आई, सारी चीजें ये सब की रोक लगी हैं। तो यही सब तो ये लोग चाहते हैं कि पुरानी चीज इसीलिए आएगी, जो चीज वो कहना चाह रहे हैं। आप कैसे धोखा दे सकते हैं बताइए। पूरा जो काउंटिंग सेंटर होता है वो CCTV कैमरे के उसमें होता है। आप कहानी गढ़ लो, नरेटिव गढ़ लो, लेकिन जमीनी सच्चाई सबको पता है। अगर TMC के कार्यकर्ताओं ने कहीं इलेक्शन कमीशन में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया कि यहाँ रीपोलिंग करवाइए या कुछ करवाइए, तो निश्चित ही वहां पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। भाई जहां जहां पे लोगों ने कंप्लेन किया वहां पे रीपोलिंग करवाया ना इलेक्शन कमीशन ने। आप पोलिंग एजेंट से चीजों को लेके चलेंगे ना। दिल्ली में बैठा हुआ एक सोशलिस्ट क्या कह रहा है, कोलकाता के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं होता। मतलब होता है कि पोलिंग बूथ पर जो एजेंट लगा हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का, अगर वह कहता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, और कहीं से इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आपको भी पता है जब EVM सील होती है तो सारे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर होते हैं। अगर कहीं पे भी इलेक्शन कमीशन ने गलत किया होता, मैं सीधा सा आपके दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूं सवाल, अगर कहीं पे भी ममता बनर्जी के खिलाफ अन्याय हुआ होता, TMC के वोटर्स के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हुई होती, तो क्या TMC का पोलिंग एजेंट उस पर साइन करता? आप बताइए। तो अगर वहां पे TMC के एजेंट ने साइन किया है, मतलब वोट सही से पड़ा है। दूसरी बात मैं आ जाता हूं दर्शकों के कंफर्मेशन के लिए। स्ट्रांग रूम कैसा होता है सबको पता है। मोटी सी दीवार होती है, कंक्रीट की होती है, उसमें सरिया पड़ी होते हैं, लोहे पड़े होते हैं, और इवन उसमें बिजली का कनेक्शन भी नहीं होता है। चारों तरफ से दीवार पैक होती है, एक ही एंट्री और एग्जिट का दरवाजा होता है। और जब वहां पर EVM रख दी जाती है ला करके, उसके बाद से किसी को एक्सेस नहीं होता उसके पास फटकने का, और 24/7 मॉनिटरिंग होती है वेब कैमरे और इंटरनेट के जरिए जो है उस रूम की। अब उसके बाद हम नरेटिव हारने का गढ़ना चाहे बाहर बैठे हुए कि EVM से छेड़खानी हो रही है, हो रही है, और ये तो मतलब एक बहाने हैं, चोचले हैं, इस तरह की बातें करना जो है। लेकिन योगेंद्र यादव की बात पे मैं फिर आ रहा हूं।
इस चीज को मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन कमीशन को टॉलरेट करना चाहिए, और मुझे लगता है 4 का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। 4 के पहले इस पे कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। नहीं तो इस तरह की चीजें अगर आप स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे लोगों को करने के लिए, तो पूरे लोकतंत्र को आप चौपट कर देंगे भाई। डेमोक्रेसी फिर हमारे देश में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में अंतर क्या रह जाएगा? हमारे देश में अगर लोकतंत्र है, हमारे देश में अगर विपक्ष में बैठने के बाद अचानक से सत्ता पक्ष में आता है, बिना किसी खून खराबे के आता है, बिना किसी बाहरी दखल के आता है, बिना किसी डीप स्टेट की दखल के आता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है और क्रेडिट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ इस तरह की अगर साजिश करके नैरेटिव गढ़ने के लिए आपको फ्री छोड़ा जाएगा, तो डेफिनेटली हम लोकतंत्र को जो है कमजोर कर रहे हैं। सर, स्ट्रांग रूम जो है उसको जब सील किया जाता है तो सारी पार्टियों के पोलिंग एजेंट वहां मौजूद रहते हैं, साइन करते हैं, उसके बाद उसको सील किया जाता है। उस पर तो कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सील भी सबके सामने ही खुलेगी जिस दिन काउंटिंग स्टार्ट होगी। और फिर ये जो इन लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया टीएमसी की तरफ से कि हमने देखा कि स्ट्रांग रूम में कुछ हलचल हो रही है। सर, 4 बजे के आसपास चुनाव आयोग ने खुद इनको ईमेल भेजे थे कि पोस्टल बैलेट जो है उनको छांटा जाएगा ताकि वो अलग अलग जिलों में भेजे जा सके, और इसके लिए सबको आने के लिए कहा था, कोई पहुंचा ही नहीं और आधी रात को ड्रामा शुरू हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर, उस स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े होकर ममता बनर्जी कह रही कि अगर मैं चाहूं तो एक सेकंड में 10,000 लोगों की भीड़ आ सकती है, कोई गुजरात से मुझे किसी को नहीं लेकर आना है, सब यही है। ये किस तरह की धमकी? क्या ममता बनर्जी ये कहना चाह रही है कि वो दंगे करवाएंगी अब अगर चुनाव के नतीजे उनके हिसाब से नहीं आए? देखिए, मंशा तो कुछ इसी तरह की है, और लगातार जो पश्चिम बंगाल में माहौल बना हुआ है, मैं तो इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा हूँ, क्योंकि सही कहें तो इस मामले में चुनाव होना ही नहीं चाहिए था। ममता बनर्जी के शासनकाल में इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट रूल लगा करके 6 महीने साल भर के बाद आपको इलेक्शन करवाने चाहिए थे, क्योंकि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं इस सरकार के दबाव में हैं। और जब बात उठाई जा रही है कि पीएसयू के लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को क्यों लगाया जा रहा है काम पर जो है, तो यह बात इस बात को दिखा रहा है कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन पर लगातार दबाव है। और अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें किसी पुलिस वाले को किसी ने मतलब कहा कि भाई तुम क्यों कह रहे हो कि टीएमसी के लिए वोट दिया जाए। हो सकता है वो डॉक्टर वीडियो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही है, लेकिन ऑथेंटिसिटी अभी मुझे सच्चाई नहीं पता है, लेकिन वीडियो जो मैंने देखा उसमें एक पुलिस वाला कह रहा है कि टीएमसी के लिए वोट करो। तो राज्य सरकार अपने कर्मचारियों पे तो दबाव बना सकती है, और उसका प्रभाव मतदाताओं की जो सेवा करने का मौका है राज्य कर्मचारियों को, उसमें दिख रहा है कि भाई केंद्र सरकार इस चीज को पिछले इलेक्शन से देख रही है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वह कहीं न कहीं फेवर में हैं कि अपनी सरकार के। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने, आपने देखा कि पीएसयू के एम्प्लॉइज को लगाया है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। आप देखिए, इस पे भी गेम खेला गया है, विक्टिम कार्ड खेला गया है कि भाई पीएसयू के एम्प्लॉइज को लगा दिया गया है इलेक्शन ड्यूटी में। अरे भाई, हमेशा से लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बैंक के कर्मचारी, एलआईसी के कर्मचारी, सभी लोगों को ड्यूटी पे लगाया जाता है, उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट और बाकी सारी जिम्मेदारी दी जाती है। आपने जो सवाल पूछा था मैं उस पर आता हूँ। इलेक्शन की एक प्रक्रिया है, जिस दिन पोलिंग शुरू होती है उस दिन से लेकर के काउंटिंग खत्म होने तक हर स्टेज पे बूथ लेवल एजेंट और पोलिंग पार्टीज के जो एजेंट हैं उनका रोल अहम होता है। आप जब पोलिंग कराते हैं तो वहां पे पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर होते हैं, वोट पोलिंग खत्म हो गई फिर पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर होंगे, फिर स्ट्रांग रूम में जब पहुंच गया तो पॉलिटिकल पार्टीज के वहां सिग्नेचर होते हैं, फिर काउंटिंग जब शुरू होगी ईवीएम बॉक्स खुलेगा तो वहां पे सीरियल नंबर और सील दिखाई जाती है सभी को कैमरे के सामने, सबके सिग्नेचर होते हैं, सबके एजेंट वहां पे खड़े होते हैं, और कितने वोट मिले हैं वह दिखाया जाता है खोल करके सबको। अब बाहर आकर के आप कुछ भी कह लीजिए, बाहर आकर के कुछ भी रोना धोना कर लीजिए, लेकिन जो लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं सभी को पता है कि इलेक्शन कमीशन हर स्टेज पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेके चलता है, पार्टी XYZ कोई भी हो। और ममता बनर्जी अगर यहाँ पर पोस्टल बैलेट को इशू बना रहे, पोस्टल बैलेट होता कितना है? 5%, 0.5% या 0.2%, यही तो होते हैं। लेकिन इस चीज को एक मौके की तरफ भुनाया जा रहा है कि कहीं न कहीं इस तरह से हम अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें जिससे कि अगर हम जीते तो हमारी बल्ले बल्ले, हारे तो सब मोदी और अमित शाह का कराया धरा है।
इलेक्शन कमीशन का किराया धराया है। तो कहते हैं ना, जैसे परीक्षा के ऐन समय पे बच्चे कहने लगते हैं मुझे पेट दर्द है, या फिर कहने लगते हैं कि भाई टीचर मेरे से एनमिटी रखता है, वो अपने वाले बच्चे को टॉप कराना चाहता है इसलिए मुझे फेल करना चाहता है, और कहीं पास हो गए तब तो कहा हमने बहुत बढ़िया पढ़ा था। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से बंगाल की जनता के गले उतर रहा है, क्योंकि जो आदेश था इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कहा है। आप इस चीज को गौर करिएगा, दर्शकों को भी समझनी चाहिए, कहीं से नहीं कहा कि केवल और केवल नॉन बंगाली कर्मचारी होने चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने कहीं कहा होता कि नॉन बंगाली होना चाहिए, बंगाल से बाहर का होना चाहिए, तब तो बात समझ में आती कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत किया। आखिर कर्मचारी केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का, है तो बंगाल का ही नागरिक, बंगाल का ही रहने वाला है ना, बंगाल का ही मतदाता है ना। तो अगर इस तरह की चीजों पर भी ममता बनर्जी को आपत्ति है, तो हर जगह एक्सक्यूज ढूंढ रही हैं कहीं न कहीं अपने बच निकलने का, इन द इवेंट अगर उनको फेवरेबल मैंडेट नहीं मिलता है उस स्थिति के लिए। और कोई कारण नहीं है इस तरह से इलेक्शन कमीशन के कैमरे के सामने घूमना और ये सब चीजें करना और मीडिया में उस चीज को दिखाना, क्योंकि जमीनी हकीकत मैंने बता दी कि जिस दिन पोलिंग शुरू होती है उस दिन से लेकर के काउंटिंग खत्म होने तक हर लेवल पे सभी पार्टीज को इलेक्शन कमीशन हर चीज को ट्रांसपेरेंट वे में दिखा करके, रिप्रेजेंट करा के, कंसेंट लेकर के इलेक्शन करवाता है। इसमें कहीं से भी शक शुबा नहीं है। और काउंटिंग सेंटर्स पे तो इस विशेष करके सीसीटीवी के जरिए जो है और वीडियो कैमरेज के जरिए हर चीज जो है निगरानी में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जानते हैं भीड़ बहुत इकट्ठा होती है और ये शांतिपूर्ण जगहों पे भी शोर शराबा, मारपीट, गाली गलौज इस तरह की सिचुएशन आने की संभावना होती है। तो क्या ग्राउंड फैक्ट है उसको कम से कम रिकॉर्ड में रखता है इलेक्शन कमीशन कि कहीं कुछ ऐसी वारदात हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाए या हिंसा हो, तो ऐसे सिचुएशन में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा सके कि भाई किसकी गलती थी और उस हिसाब से कार्यवाही की जा सके। तो पश्चिम बंगाल में कोई नई चीज हो रही है ऐसी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो काउंटिंग होगी उसके लिए जो योगेंद्र यादव ने कहानी गढ़ी है, भाई आप अपना सम्मान खुद गिरा रहे हो। आप आज के सेफोलॉजिस्ट नहीं हो, आप बहुत पुराने अनुभवी हो, 2 से 3 दशक, 3 दशक से भी ज्यादा का आपका अनुभव है। जब कभी आप दूरदर्शन पे भी बैठ करके अपने डिबेट किया करते थे और सारी बातें बताया करते थे, आपने इतने दिनों के अनुभव में आप सारी चीजों को धुल के पी गए। इलेक्शन कमीशन जो भी कुछ कराता है आपको भी पता है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन वो चीज आप नहीं बताओगे क्योंकि वो आपके नैरेटिव को सूट नहीं करता है। बिल्कुल। और फिर यहाँ पर सर ये भी तो देखिए ना कि जैसे आपने कहा ना पीएसयू के कर्मचारियों को लगाया जाता है, इलेक्शन कमीशन के लोगों को लगाया जाता है। ममता बनर्जी तो इसको लेकर भी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई थी, वहां से उनकी याचिका रिजेक्ट हुई है, मुंह की खानी पड़ी है। आप सोचिए हर मुद्दे को लेकर उन्होंने अदालतों के चक्कर पिछले 2 महीने में जितने ज्यादा काटे हैं सर, उससे साफ पता चलता है कि हार उनको कहीं दिख रही थी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर कितनी बार गई और सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि एसआईआर तो भाई तमिलनाडु में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, क्या वहां के लोग इतनी बार कोर्ट आए? लेकिन ममता बनर्जी हर मुद्दे पर कोर्ट गई सर। बाइक नहीं चलने दे रहा है, चुनाव आयोग ने कहा बाइकर्स नहीं चलेंगे क्योंकि बाइक के जरिए बम बम फेंके जाते हैं, उस पर रोक लगाई जाए, लोगों को डराया धमकाया जाता है तृणमूल के कैडर द्वारा, उस पर रोक लगाए। उस मुद्दे पर भी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए। ये तो बहुत अच्छा डिसीजन था कि बाइकर्स को अगर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, क्योंकि बाइकर्स में पहली बात तो सीसीटीवी कैमरे में उनकी नंबर प्लेट को चेंज कर पाना और सारी चीजें करना और गली से निकल जाना, ये सब चीजें चांसेज रहते हैं। तो अगर कार की मूवमेंट हम केवल रखते हैं तो दैट्स ए गुड डिसीजन। लेकिन जो आपने हाईकोर्ट की बात कह दी, अभी तो हाईकोर्ट में ये भी कहा है कि अब 16 मई या 13 मई की डेट है कि जो बांग्लादेश से सीमा लगी हुई है उसमें अभी तक 127 किलोमीटर की बॉर्डर बची हुई है और जो जमीन मांगी जा रही है बीएसएफ के द्वारा उसमें से सिर्फ 8 किलोमीटर इन्होंने दिया है। तो बांग्लादेश के लिए जो प्रेम है, जो बांग्लादेशियों के लिए दिल में जगह है, वो तो इसी से समझ में आती है कि हाईकोर्ट की डांट भी इनको खानी पड़ती है। तो जब अपना फायदा है तो हाईकोर्ट से जाकर के हाथ जोड़ेंगे, माई बाप बचा लो। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा की बात आएगी तो आप तो देखोगे कि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उधर के लोगों को दिक्कत ना हो, उधर हमारा काम चलता रहे, इसलिए आप रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी जो है लैंड नहीं हैंड ओवर कर रहे हो बीएसएफ को जो है। तो अपने फायदे के लिए ममता बनर्जी ने एक तरह से कहें पश्चिम बंगाल के लोगों के भविष्य को जो है दांव पे लगा दिया है। आप इतने समय से मुख्यमंत्री रहे हो, अगर जनता को
आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हो। और देखो ये जो चीजें हो रही हैं ना, अगर पता होता कि ग्राउंड लेवल पे मुझे वोट मिले हैं, और आपके दर्शक भी जानते हैं कि जब पोल होते हैं, मतदान होते हैं, तो उस पार्टी का पोलिंग एजेंट सबसे पहले भाग जाता है जिसको वोट नहीं मिल रहे होते हैं। वोटर लिस्ट उसमें पैनल में कम से कम मान लीजिए 15 कैंडिडेट अगर हैं, 4 नेशनल पार्टी हैं, 7 रीजनल पार्टी हैं और बाकी अदर हैं, तो पोलिंग एजेंट तो सबके आने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये होती है कि 2 ही 3 पॉलिटिकल एजेंट पार्टी के लास्ट तक बचते हैं। क्यों? क्योंकि जो डमी है वो तो अपने एजेंट अपॉइंट ही नहीं करते, उनका कोई मतलब नहीं होता है। और जिस पार्टी का वोट नहीं होता वहां पे अपने पोलिंग एजेंट को रखता ही नहीं है कि भाई हमारा इस गांव में वोट ही नहीं पड़ेगा, हम किस लिए एजेंट रखें। उस पर कुछ भी हो, बेईमानी हो, ईमानदारी हो, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जब बूथ लेवल से रिपोर्ट मिल गई है ममता बनर्जी को, क्योंकि मतदाता बोलता नहीं है, मैं तो दिखाता हूं इन चीजों को बड़े नजदीक से, क्योंकि मतदाता बोलता नहीं लेकिन उसकी आंखें कह देती हैं। अगर निकलने के बाद मुस्कुरा करके वो अपने वाले पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को ढूंढ रहा होता, उसकी आंखें ढूंढ रही होती हैं, तो लग जाता है कि उसने वोट उन्हीं को दिया है। और जब पोलिंग एजेंट को ढूंढना पड़ता है अपने वाले कैंडिडेट को कि भाई हमारे वाले को वोट दिया है कि नहीं दिया है, तब समझिए कि अगले को वोट नहीं मिला है। तो ऐसे जैसे जब उसकी आंखें थक जाती हैं कि हमसे तो कोई आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहा है, हमें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो मतलब इस बूथ में मुझे वोट ही नहीं पड़ रहा, अब चलते हैं। चाचा ताऊ बाबा दादी सब लोग वोट दे करके निकल रहे हैं और हमारी तरफ एक बार मुस्कुरा के देख भी नहीं रहे हैं और देख रहे हैं दूसरी की तरफ। तो वोट दिया हो चाहे ना, से देखने से ही पोलिंग एजेंट एक रिपोर्ट दे देते हैं, और मुझे लगता है पोलिंग एजेंट्स ने रिपोर्ट दे दी है और पूरे पश्चिम बंगाल से दे दी है। उसी का नतीजा है। और जो धमकी दी जा रही है ना, धमकी नहीं है, वो मैसेज है, वो मैसेज है। लेकिन इतना भी जानिए कि ये लोग भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे XYZ, बाकी लोगों का नाम लेने की जरूरत मुझे नहीं समझ में आती है। पूरी तैयारी है, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना होगी, और अगर कहीं किसी ने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। और मेरा नोट कर लीजिए, 4 तारीख को शाम को 7 बजे के लिए ब्रेकिंग, बांग्लादेश बॉर्डर पे जो पश्चिम बंगाल की सीमा सटी हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, एक लंबी कतार लगी होगी भारत से छोड़ करके भागने की। वहां पे ऊहापोह की स्थिति बनी होगी, वहां पे ऊहापोह की स्थिति बनी होगी कि कितने जल्दी पश्चिम बंगाल छोड़ दिया जाए। आपके पास आधार भी है, आपके पास पैन भी है, आपके पास पासपोर्ट भी है, सब कुछ कागज हो, लेकिन एक चीज पता है कि अगर एक नेशनलिस्ट पार्टी सरकार में आ गई है, हम कहीं से भी हमको खोद करके निकालेगी। और हमारे लिए जो है अब दिन लद गए हैं, जिस तरह असम में लद गए हैं बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, तो सबको पता है कि आसाम पार्ट 2 पश्चिम बंगाल में शुरू होने वाला है। और वह डर जो है, आप देखना 24 से 48 से 72 घंटे के अंदर पश्चिम बंगाल खाली होगा रोहिंग्याओं से और बांग्लादेशियों से। सर, आप ये जानकर हैरान होंगे कि बांग्लादेश का एक सांसद वहां की संसद में खड़े होकर एग्जिट पोल के नतीजों पर चिंता जता रहा था। डरा हुआ है वो भी एग्जिट पोल के नतीजों से। इसका क्या मतलब हुआ? शायद उसको लग रहा होगा कि भारी भीड़ आने वाली है, क्योंकि जो 127 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के साथ, जहां 8 किलोमीटर ही जगह दी है अभी ममता बनर्जी ने, कलकत्ता हाईकोर्ट के बार बार कहने के बाद वो तो तुरंत सील होने की नौबत आ जाएगी बीजेपी की सरकार आती। और वहां पर ऐसे ऐसे विजुअल्स आते सर कि छोटा सा पिलर बना हुआ है जिसमें इधर खड़े हो जाओ तो बांग्लादेश है, उधर खड़े हो जाओ तो भारत है, वहीं से तो सारी घुसपैठ होती है। इनके तो घरों में, ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के तो बॉर्डर पर घरों में सुरंगें बनी हुई है जहां से घुसपैठी आते जाते रहते हैं। तो इनके दिन लदने वाले, इसीलिए शायद ममता बनर्जी ये सब कुछ कर रही है और कह रही है कि बस 10 सेकंड में मैं 10,000 की भीड़ जमा कर लूंगी। नहीं, 10,000 वाली बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, ममता बनर्जी कर सकती हैं, एक लोकप्रिय नेता हैं और जनता से कनेक्ट भी बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन बात है कि एक काम करके उन्होंने कहीं न कहीं हमारा फेवर ही किया है। सोचिए, अगर यह 127 किलोमीटर जमीन दे दी होती, बीएसएफ ने जो है सीमाएं सील कर दी होती, तो जो बांग्लादेशी आए हैं, क्या 4 मई को शाम को भाग सकते हैं पश्चिम बांग्लादेश के अंदर? ये चिंता का विषय बांग्लादेश के लिए है। जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये जो 127 किलोमीटर सीमा खुली हुई है, इसके रास्ते बांग्लादेशी जो इतने सालों से बांग्लादेश से भाग करके पश्चिम बंगाल में रह रहे थे,
यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक तरह से कहें हिस्सा बन चुके थे, यह जब भाग करके यहाँ से वहाँ जाएंगे तो फिर पश्चिम बंगाल की घुसपैठिए वहां पर अपने अधिकार की मांग करेंगे, अपनी संपत्ति की मांग करेंगे, और यह सब चीजें कहीं न कहीं बांग्लादेश के लिए जो है एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करेगी। कोई गलत डर वो नहीं है। भारत सरकार इस बात को समझ रही है कि यह सिचुएशन आने वाली है, और इसीलिए आप देखिए इतनी हैवी लेवल पे सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री क्यों वहां पे लगाई गई हैं। आपको लग नहीं रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव तो कश्मीर जैसा लग रहा है? भाई कश्मीर में इस तरह से आर्म फोर्सेज रोड पे नहीं उतरी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में उतरी हैं, और कई जगह कहते भी सुना गया है कि भाई हम ऐसा नहीं है चुनाव के बाद चले जाएंगे, हम चुनाव के बाद भी यहाँ रहेंगे। 90 दिन तक रहेंगी वहां पर केंद्रीय तो सुरक्षा बल। हर सिचुएशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग और होमवर्क किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं जो कह रहा हूं कि बांग्लादेश बॉर्डर पे अब असली खेला बांग्लादेश बॉर्डर पे होगा। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सारे कैमरे मुख्यमंत्री आवास की तरफ नहीं होंगे, उस बॉर्डर पे होंगे जहां से घुसपैठ के लिए उन्होंने दरवाजे खुले छोड़े थे, उसी खुले दरवाजे से घुसपैठिए वापस भी जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, और ममता बनर्जी को हकीकत समझ में आ गई है। लेकिन सर अभी 4 तारीख सोमवार को है, अभी तो 3 और रातें हैं। अभी तो पहली रात में इतना हंगामा हो गया, अब देखना होगा कि आने वाले 3 दिनों में ममता बनर्जी कौन सा ड्रामा करती, क्योंकि ममता बनर्जी मतदान के दौरान तो कोई ड्रामा इस बार कर ही नहीं पाई। वो आईपैक जो एजेंसी थी वो उनको सजेस्ट ही नहीं कर पाई कि इस बार कौन सी टांग तोड़े। पिछली बार तो उन्होंने खूब ड्रामा किया था, सिंपैथी वोट मिल गए थे। इस बार वो कर ही नहीं पाई, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। तो जो ड्रामा करने की गुंजाइश वहां रह गई थी वो शायद इन 3 दिनों में पूरी की जा रही है, ताकि जनता के मन में ये बैठा दिया जाए कि जीतने वाली तो मैं ही थी, लेकिन धांधली हुई इसलिए हम हार गए। नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद कोई ड्रामा करने का क्या फायदा है? अब तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं, कॉपी लिखी जा चुकी है, सबमिट हो चुकी है, जांच भी होगी और नंबर भी बताए जाएंगे। अब जिस दिन नंबर बताया जाना है उस दिन के लिए आप ये सब क्यों कर रहे हो? इसका कोई फायदा नहीं है। अब तो अगले 5 साल बाद ही आपका नंबर आने वाला है। अगर आप जीतने वाले होते तो आप इस तरह की चीजें ही नहीं करते। आपकी तैयारी तो होती कि हम शपथ ग्रहण कैसे करेंगे, क्या तैयारियां होगी, मंत्रिपरिषद में किसको लेंगे। इस तरह की कोई तैयारी तो कहीं कुछ दिख नहीं रही है। तो ग्राउंड रिपोर्ट जो मैंने कह दिया ना, आपके दर्शक इस बात को गौर करेंगे, क्योंकि दर्शकों की भी ड्यूटी तो देखते ही होंगे गांव में जब चुनाव होते हैं। जो मैंने व्यवहारिक चीजें बताई है सभी जगह कमोबेश यही होती है कि पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भाग लेते हैं जिसको वोट नहीं मिलता, और ये रिपोर्ट आ गई है, जमीनी हकीकत पता चल चुकी है, और उसी सब के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है और कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इस तरह से घुमाना जो है कि भाई इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हर स्टेज पे इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि उनको पता है भाई हमें तो भाई आप देखिए सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं जो इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी करते हैं, तो उन लोगों को जीवन में क्या चाहिए? दिल्ली में रहने को मिल रहा है और कहीं जाना आना है नहीं, अपनी एक शानदार नौकरी है, उससे अलावा कोई उनको क्या दे देगा? कोई भी सरकार उन्हें क्या दे देगी? तो किसी तरह से शक करना इलेक्शन कमीशन के काम पे मुझे नहीं लगता है। और दूसरी चीज, आज सबके हाथ में एक मोबाइल है, यह चीज सबसे बड़ी ट्रांसपेरेंसी में जो है रोल अदा करती है। तो जब तक वीडियो एविडेंस ना आ जाए, जब तक कोई इस तरह की बात ना आ जाए, तब तक ममता बनर्जी की स्टोरी पे तो कोई भरोसा नहीं करेगा ना जो है। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी की स्टोरी पे कोई भरोसा नहीं करेगा सर। ममता बनर्जी परेशान तो है, अब हार दिख रही है सामने सर, तो आदमी यही सब करेगा। वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली, और क्या करेगी सर। लेकिन चलिए, ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं, अपने वोट बैंक को भरोसा देने की कोशिश करें कि मैंने तो सब कुछ किया, देखिए लेकिन धांधली हो गई, शायद इसलिए मैं चुनाव हार जाऊं। वो तो यही कह रही है ना, उनका जो एक इकोसिस्टम है वो यही कह रहा है कि अगर ममता जीत गई तो फेयर चुनाव हुआ है, अगर ममता हार गई तो फिर धांधली हुई है। चलिए देखते हैं अब 4 मई को क्या होता है सर। और अभी जो 3 रातें बाकी हैं उन दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी और कहां जाकर स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, धन्यवाद।